हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया था। आज हम लाइफ प्रोसेस का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का बात करेंगे जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं, तो इन दोनों के बारे में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन कहते किसको है? पोषण। तो न्यूट्रिशन यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं एंड गेटिंग एनर्जी आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है ना, कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है फूड को लेने का, है ना, फूड ग्रहण करने का और उससे एनर्जी प्राप्त करने का उसके यूटिलाइजेशन के बाद, है ना। तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? तो न्यूट्रिशन से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड होता है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है ना। देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप्स में क्या होता है? एक तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट है और दूसरी तरफ मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो हम इन न्यूट्रिएंट्स को मेजर किससे करते हैं? तो इनको मेजर करने का जो यूनिट होता है ये होता है डाल्टन। ठीक है, हम इन्हें डाल्टन से मेजर करते हैं। अगर कोई न्यूट्रिएंट 1000 डाल्टन से छोटा है तो हम उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रिएंट 1000 डाल्टन से बड़ा है तो हम उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। सिंपली, है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन होता है? इसमें दो आते हैं, एक तरफ विटामिन आता है और दूसरी तरफ मिनरल्स आते हैं। वहीं मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम इन शॉर्ट कार्ब्स भी कहते हैं, है ना। दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट, है ना। ये तीन प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, बहुत ही जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, है ना, कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं और एक जिन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। अब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्यों? तो प्रोड्यूसर जो नेचर में फूड को बनाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, है ना, तो हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरी तरफ कंज्यूमर, तो जो इनको कंज्यूम करते हैं हम उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं।
और हेटेरोट्रॉफ्स जो मेनली है वो कंज्यूमर ही करते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी जो अपना भोजन जो है वो लाइट की मदद से बनाते हैं, और दूसरा जो अपना भोजन केमिकल की मदद से बनाते हैं, तो हम उन्हें केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे हमने सुना होगा सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, होलोजोइक, है ना। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, पारासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन हुआ। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं, है ना। तो सिम्बायोटिक भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट ही है, न्यूट्रिशन ही है। तो ये हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, है ना। एक, दो और तीन और चार। पर हम लोग कंज्यूमर को न्यूट्रिशन इन एनिमल में डिटेल से इसके समझेंगे, है ना, हर एक तरह के हेटेरोट्रॉफ्स को। मैं अभी हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, इसके बारे में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं, है ना, प्लांट। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है। चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। वहाँ हमने न्यूट्रिशन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ से मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट से आगे बढ़ूंगा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले प्लांट में प्रोड्यूसर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नेचर में जो भोजन को बनाता है उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन प्रोड्यूसर्स हैं? तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड some autotroph bacteria is known as producer। तो नेचर में इन्हीं तीनों को प्रोड्यूसर कहा जाता है। जितने भी हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पानी में भी भोजन बनाते हैं, तो पानी में भोजन एल्गे बनाते हैं, है ना। और ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया जो धरती पे सबसे पहले आए हों और जिन्होंने अपने शरीर को इस तरह से इवोल्यूट किया हो कि वो भोजन खुद से बना सकते हो, है ना। तो वो भी ऑटोट्रॉफ्स के आ, अंदर आते हैं, और ये इन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ऑटो जिसका मतलब है इटसेल्फ, और दूसरा है न्यूट्रिशन या ट्रॉफ्स, है ना, जिसका मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो उस तरह का न्यूट्रिशन जो अपना भोजन जिसमें जीव खुद बनाता हो, है ना, तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism synthesize
their food itself, है ना। तो अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, हमने देखा था। जिसमें पहला था फोटो ऑटोट्रॉफ्स, सॉरी फोटोसिंथेसिस लिख दिया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जैसे the living organism that synthesize their food in presence of sunlight, in presence of sunlight, called photoautotrophs। तो इसमें दो ही हो सकते हैं ना, कौन कौन। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सारे ग्रीन प्लांट्स को बोलेंगे और एल्गे को, क्योंकि कुछ एल्गे ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर, सॉरी सरफेस, वाटर सरफेस पे होते हैं ना, इन्हें हम एल्गे कहते हैं। और वाटर सरफेस पे जो एल्गे होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो हम इन्हें ग्रीन एल्गे कहते हैं ना, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हमारा। इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये है कि इसका दूसरा भी टाइप है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिन्हें हम केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म that synthesize their food by using inorganic substances। inorganic substances बोल सकते हो आप, या inorganic chemical substances कह सकते हो। और उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देता हो, तो हम इसे केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ये केमो ऑटोट्रॉफ्स आपने कहाँ देखा है या कहाँ सुना है इसके बारे में, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना भोजन सल्फर और आयरन से बना लेते हैं। कुछ नाइट्रोजनस बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया जो कि लिग्यूम्स में होते हैं, पौधों के लिग्यूम्स में, है ना, लिग्यूम्स में, जैसे कि पल्सेस वगैरह, है ना, ये सब में मौजूद होते हैं। तो इन्हें हम नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ये केमो ऑटोट्रॉफ्स नेचर के होते हैं। इस तरह से हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से ही बात होता है फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर इन ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि ग्लूकोज, है ना। बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, है ना, ये लाइट का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के जरिए। इट इज डन बाय ग्रीन प्लांट्स, है ना। इन देयर ग्रीन लीव्स, hence leaves are also known as किचन हाउस ऑफ द प्लांट। हम इन्हें किचन हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ कि हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन पौधों के लिए होता है और ग्रीन पौधों में ग्रीन लीव्स के अंदर होता है ना। इसलिए लीव्स को हम लोग किचन हाउस ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे कि ये एक ग्रीन लीफ है ना। तो ये ग्रीन लीफ है, ये मैंने ग्रीन लीफ बनाया। ये तो आप समझते हो, ये इस लीफ का मिड लीफ है ना। ये इसका वेन, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग सूरज को देखते हैं, सनलाइट, क्योंकि इसे समझना भी जरूरी है कि यहाँ पे सनलाइट है ना। तो ये मैंने एक छोटा सा सूरज बना दिया है ना सनलाइट के लिए। अब यहाँ से क्या है कि आप देखो कि जो सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो आपको पता है कि पानी तो जड़ से नीचे से ऊपर आ जाएगा, है ना। तो H2O हमारा यहाँ से क्या हुआ, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो H2O ऊपर पहुंचा जड़ से, कहाँ पहुंच गया H2O। और दूसरा क्या है कि एयर में सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो एयर से ही हमारा एक और कंपोनेंट जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो भी यहाँ आ जाएगा, है ना। हम लोग एटमॉस्फेयर से ही इसे यहाँ पर ले आएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया हमारा वाटर। लीफ के पास क्लोरोफिल होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ से सनलाइट को, ये सनलाइट में अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप इच न्यू लिखा हुआ,
तो ये एनर्जी का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि बाद में E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बन जाता है ना, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये CO2 और H2 है ना, यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको मिला करके C6H12O6 बना लिया। अब ये क्या करेगा, ये वापस से चला जाएगा है ना, सारी जगहों पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज है, फूड है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और कुछ पान वाटर होंगे, जो वाटर क्या होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को ट्रांसपिरेट करा देंगे है ना, ये ट्रांसपिरेशन हो जाएगा एक्स्ट्रा पानी। जैसे कि खाना बनने के बाद पानी का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से स्टोमाटा के जरिए है ना एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये गैस है, तो गैस यहाँ पर रह के क्या करेगा है ना, तो गैस भी एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। लेकिन ये केवल दिन के समय में होता है, क्योंकि जब तक सनलाइट होगा तब तक वाटर जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाता रहेगा है ना। इसे हम लोग और डिटेल से समझेंगे कि ऑक्सीजन हमें किसका मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है या वाटर मॉलिक्यूल्स का मिलता है। तो अब यहाँ पर है बैलेंस करने का बात, तो ये से 12 6 6। हालांकि ये आप जो ये ओवरऑल रिएक्शन देखते हो, ये रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों का मेहनत है जिससे कि ये रिएक्शन कंप्लीट होता है ना। आपको हम आगे डिटेल से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में भी समझाएंगे कि कैसे लीफ के अंदर भोजन तैयार होता है ना, जिसे हम डिटेल से समझेंगे। तो ये रहा हमारा ये ट्रांसपिरेशन, ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो गया और एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ओवरऑल रिएक्शन आप देख रहे होगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ सनलाइट, और साथ में क्लोरोफिल है ना, और यहाँ ग्लूकोज हमारा C6H12O6, साथ में 6O2 और 6H2O। ये वाटर ट्रांसपिरेट कर जाएगा और ये गैस भी ट्रांसपिरेट कर जाएगा है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग इसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं। और बाकी ये जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो सेकेंडरी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इन्हें एक्सक्रेटरी मटेरियल भी कहा जाता है। हम इसे एक्सक्रेटरी मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि पौधे में फोटोसिंथेसिस का मेन रोल जो है वो ग्लूकोज को बनाना है। एक बार ग्लूकोज बन जाने के बाद फोटोसिंथेसिस का और कोई काम नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर हमें एक्स्ट्रा रूप में मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको समझ में आया। हम लोग इसे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहेंगे है ना। तो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जिसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद आप यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी देख रहे होगे। कंपोनेंट क्या क्या चाहिए था फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल है ना। तो ये सारी नेसेसरी चीज़ें चाहिए है ना, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। अब इससे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लिख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड नंबर में क्या है, H2O है ना। थर्ड नंबर में क्या है,
सनलाइट, और फोर्थ नंबर में क्लोरोफिल। अब इन चारों के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है ना, तो ये चारों कंपोनेंट बहुत ही ज़रूरी है। यहीं से हम लोग समझेंगे एक्टिविटी वन। ठीक है, अब एक्टिविटी वन क्या है कि हम लोग यहाँ से ये समझ लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है। तो हम एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम लोग एक्टिविटी जब शुरू करने जा रहे हैं तो एक्टिविटी के लिए हमें बहुत सारा सामान भी लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एपरेटस, है ना, यानी कि रॉ मटेरियल कुछ इकट्ठा करेंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल क्या 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 चाहिए हमें रॉ मटेरियल में। तो सबसे पहले चाहिए एक हेल्दी प्लांट, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट, यानी गमला सहित एक पौधा चाहिए आपको, है ना। साथ में यहाँ पे KOH सॉल्यूशन चाहिए, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन भी लगेगा, आयोडीन सॉल्यूशन, एक जार, है ना, एक पेट्रोडिस ग्लास, फिर एक ड्रॉपर, है ना, ATC। अब यहाँ से हम लोग एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रोसीजर शुरू करेंगे। प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को, ठीक है, अंधेरे में रखेंगे। पुट या कीप अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम। है ना, फॉर 1 डेज, 1 से 2 दिन काफी होता है। अब ये कि हम यहाँ पर पौधे को 1 से 2 दिन के लिए क्यों रूम में रखें। तो यहाँ पर क्या होना है ना कि पौधे में जो बना हुआ ग्लूकोज है वो यहाँ से डी स्टार्च हो जाएगा, है ना। तो डी स्टार्चिंग इट, जो भी बना हुआ स्टार्च फॉर्म होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो अंधेरे में रखने का मेन रीजन यही है। ठीक है, अब क्या है कि पौधे को धूप में ले जाना है, और धूप में ले जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जार को, है ना, एक जार को पुट KOH solution in a jar and also keep a leaf in jar without detaching from plant। बिना पत्ते को तोड़े हुए, बिना पत्ते को तोड़े हुए हम लोग क्या करेंगे, पौधे को डिटैचिंग करेंगे, है ना, उसको अंदर रखें। तो यहाँ पर क्या है
कि लीफ को बिना डिटैच किए उसे जार के अंदर रखना है और एंड पैक्ड विथ टाइटली पैक्ड विथ कॉर्क, और उसे कॉर्क से बेहतरीन रूप से बंद कर देना ताकि क्या हो, उससे उसका जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर से वो खत्म हो जाए, है ना, ताकि वो CO2 को एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक है, क्योंकि लीड जो है वो CO2 लेगा कहाँ से, तो CO2 वो लेगा एटमॉस्फेयर से, है ना, तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, इसीलिए हम लोग उसे क्या किया, एक जार के अंदर उस लीफ को पैक किए हैं और उसे कॉर्क से बंद कर दिए, है ना, और साथ में उसके अंदर KOH सॉल्यूशन डाल दिए। ये KOH सॉल्यूशन क्या काम करेगा, तो KOH सॉल्यूशन उसके अंदर रखे, ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा कि CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद जो उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द होल potted plant put into the, या exposed into the for few hours, कुछ समय के लिए। थोड़े समय बाद हम लोग उस पत्ते को तोड़ लेंगे, है ना, उस लीफ को क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू आवर्स we detach the leaf from the plant, ठीक है, और उस पत्ते को उबालने के लिए, उस पत्ते से क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे अल्कोहल में उबालेंगे। टू रिमूव द क्लोरोफिल ऑफ लीफ we boil them into alcohol solution। उसके बाद आफ्टर देन we wash it from fresh water with fresh water, अब अच्छे से पानी से धोने के बाद, है ना, इसे धोने के बाद क्या करेंगे, put some drops of iodine solution। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को गिराएंगे, ठीक है, उस पे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, है ना, कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये मिलेगा, ठीक है, there is no any sign of blue black in the leaf। अब जब ब्लू ब्लैक
का कोई साइन नहीं मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर का लीफ पे कोई साइन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज वहाँ पे बना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि कि CO2 जो है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया। अब मैं इसे थोड़ा पिक्चर वाइज अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, ठीक है। इसके पत्ते हरे हरे पत्ते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये एक गमला, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लिया हमने, ठीक है। इस तरह से ये गमला सहित एक हेल्दी पॉटेड प्लांट है, ठीक है। बस समझ लो इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, ठीक है। अब इसे क्या किया मैंने, इसे कीप इन ए डार्क रूम फॉर 1 और 2 days। तो 1 से 2 दिन के लिए इसे डार्क रूम में रखा। उसके बाद यहीं पर इसमें से कोई एक पत्ते को, है ना, मैं क्या करूँगा, एक जार में अच्छे से टाइटली पैक कर दूंगा। और इसे कवर कर दूंगा। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दूंगा KOH का। KOH सॉल्यूशन क्या करेगा, लीफ में जितने भी CO2 मौजूद होंगे वो सारे CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसे सनलाइट में एक्सपोज करूँगा कुछ घंटों के लिए। जैसे एक्सपोज करूँगा तो अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यहाँ से अब क्या करूँगा, मैं इस लीफ को तोड़ूंगा और इसे एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉयल करूँगा। कैसे? तो ये देखिए, ये है, इसमें मैंने पानी भर के रखा है, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि अल्कोहल में डायरेक्टली उसको आग के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। अगर ऐसा करेंगे तो अल्कोहल में हो सकता है कि आग लग जाए, है ना, क्योंकि अल्कोहल एक हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें आग लग जाएगा। ये ट्राइपॉड स्टैंड है ना, यहाँ हमने नीचे से यहाँ से बर्नर जलाया, यहाँ से आग जलाया, ये आग जला, है ना। और इससे क्या होगा कि इसमें वाटर रहेगा और पानी जब गर्म होगा तो पानी के अंदर पानी जो बीकर में रखा हुआ, है ना, बीकर में रखा हुआ अल्कोहल है, ठीक है, ये भी गर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल के रूप में C2H5OH लिए हैं, जिसे हम लोग इसका दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, है ना। तो इथाइल अल्कोहल लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पत्ते को पुट करेंगे। हम लोग यहाँ पे इस पत्ते को उठाएंगे और पत्ते को डालेंगे और तब तक बॉईल करेंगे, ठीक है। तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये पत्ता अपना क्लोरोफिल पूरी तरह से रिमूव ना कर दे। अब जब ये गर्म हो गया, रिमूव कर दिया, तो हम इसे क्या करेंगे कि अच्छे से ग्लास में रखेंगे, पेट्रीडिस ग्लास में। और पेट्रीडिस ग्लास में रखने के बाद पेट्रीडिस ग्लास में रखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसे वॉश करेंगे। वॉश विथ वाटर, पानी से धोएंगे। और धोने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसमें
लीफ को दूसरे पेटेड ग्लास में रख करके यहाँ पर कुछ ड्रॉप से, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन गिराएंगे, आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे गिराए और देखिए कि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह से हमें पता चल गया कि ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में जो है, ठीक है, CO2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।